हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म एमडी फिजिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, अति चालकता, कैसे एक कंडक्टर जो है एक सुपर कंडक्टर बन जाता है जब हम किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के बिलो जब हम उसको कूल करते हैं। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर और वी कैन से इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये हमने आपको बताया था। साथ ही साथ हमने मिजनर इफेक्ट भी बताया कि मिजनर इफेक्ट कैसे होता है। मिजनर इफेक्ट एंड ओस्टेनफेल्ड जो है, मिजनर एंड ओस्टेनफेल्ड दो साइंटिस्ट थे, दो फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने बताया जब आप किसी सुपर कंडक्टर को क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जब आप उसको कूल करते हो तो वो जो है एक सुपर कंडक्टर तो बनता ही है, साथ ही साथ में वो एक परफेक्ट डायमैग्नेट बन जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। मतलब उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये भी एक मिजनरी इफेक्ट है, इसको बोलते हैं हम मिजनर इफेक्ट, और ये एक सुपर कंडक्टर में पाया जाता है। तो हमारा जो प्रीवियस जो लेक्चर था वो ऑल अबाउट वर दी सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसा कि सुपर कंडक्टिविटी आपके इस 12th के बोर्ड में नहीं है, ठीक है, 12th एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी हमने कंडक्टिविटी वाला चैप्टर जो टॉपिक चल रहा था उसी के रिगार्डिंग हमने सुपर कंडक्टिविटी को भी बताया। ठीक है, तो अब तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कितना कर लिया था? हमने आपको बता दिया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हमने आपको बता दिया था कि कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और पहले हमने ओम के लॉ को डिस्कशन में ले लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस हमने बता दिया था। ठीक है, साथ ही साथ हमने अभी हाल ही में सुपर कंडक्टिविटी को टच किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब मोटा मोटा तौर के ऊपर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट जो है 50% से अबोव ये कंटेंट हो गया इस चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, साथ ही साथ में कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी रेजिस्टेंसेज की, रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जो सेल होता है, सेल का कॉम्बिनेशन क्या है वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ हम चलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क करता है। ठीक है, तो सब कुछ हम डिस्कशन में लेंगे। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग अपना जो मेन जो टॉपिक होगा वो स्टार्टिंग में वो होगा अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का। ठीक है, अब तक लगभग हमारा जो चैप्टर है वो 50% के वो हो चुका है, और आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपने पास क्या होगा वो देखते हो। हेडिंग डालेंगे सभी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या हम ऐसे बोल सकते हैं रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमारा जो मेन जो टॉपिक होगा आज स्टार्टिंग में, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशंस की, ठीक है, संयोजन की, जोड़ने की। तो बात करेंगे रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन हम करते हैं, जैसा कि हमने लिखा है हेडिंग में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो होगा ये कि कभी कभी हमें इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होते हैं उस सर्किट में हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमें किसी एक खास वैल्यू का
खास मैग्नीट्यूड का कोई रेजिस्टेंस चाहिए होता है। मान लीजिए आपको चाहिए 12 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो अलग अलग रेजिस्टेंसेज है। मान लीजिए आपके पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर मान लीजिए आपके पास 7 ओम का रेजिस्टेंस है, ओनली 2 रेजिस्टेंस है। अब आपको चाहिए 12 ओम का रेजिस्टेंस, कोई स्पेसिफिक वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से कंबाइन करेंगे। किस फॉर्म में कंबाइन करें, सीरीज में करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन करें या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करें, व्हाट काइंड ऑफ फैशन will you use to get the particular specific value resistance। तो यहां हमें चाहिए कि कॉम्बिनेशन जो है, यहाँ रिक्वायरमेंट होता है रजिस्टर्स का कि हम सीरीज में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें। तो नीड इसलिए पड़ी कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और वो आपको चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन की, वो यहाँ से आती है। अब आप सीरीज में कब जोड़ोगे, पैरेलल में कब जोड़ोगे, वो हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले बात, समटाइम्स we need a particular value of resistor, रजिस्टर बोलो, रेजिस्टेंस बोलो, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रजिस्टर but the availability of registers is not according to our desire, so in that case, in that situation, we use the concept of combination of register। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन को, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसको भी बता लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, चलो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसा कि हमने अभी अभी बताया आपको कि कोई एक पर्टिकुलर आपको रेजिस्टेंस चाहिए, उस मान लीजिए 12 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, 12 ओम का रेजिस्टेंस हमें वी नीड, बट आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, 5 ओम का है, एक 7 ओम का है। तो 5 ओम वाले रजिस्टर को, रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको चाहिए 12 ओम का रेजिस्टेंस, लेकिन आपके पास रेजिस्टेंस कितने का है, एक तो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक आपके पास है 7 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आप इनको जोड़ोगे कैसे, तो हम आगे बताएंगे कि जब आप 5 ओम और 7 ओम को एक एंड टू एंड जोड़ देते हो, यानी 5 ओम और 7 ओम को जब आप एंड टू एंड जोड़ देते हो, तो इनके जो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ए बी है, ठीक है,
एक सेकंड। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्या है, टर्मिनल्स हैं ए और बी, और ये भी हम मान लेते हैं ए एंड बी। तो जब आप इनको जोड़ दिया अपने 5 ओम 7 ओम को, तो इन टर्मिनल्स के माध्यम से जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, जो करंट फ्लो होगी वो उतनी ही करंट फ्लो होगी जितनी इस 12 ओम में से होती है। मान लीजिए इसमें से करंट, मान लीजिए हमने बोला कि 15 एम्पियर करंट होगी, तो इसमें से भी कितनी एम्पियर करंट होगी, 15 एम्पियर ही करंट फ्लो होगी। साथ ही साथ ए और बी टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी मान लीजिए यहां पर कितना है, ठीक है, आई आर मल्टीप्लाई कर लो, वो कर लेंगे, मान लीजिए वी है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्मिनल्स के ऊपर है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम 7 ओम के इन टर्मिनल ए और बी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो क्या बोला अभी अभी हमने बोला कि करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। पोटेंशियल वी जो है यहां पर भी सेम रहेगा, दोनों टर्मिनल्स के ऊपर यहां पर भी सेम रहेगा। तो इन दोनों रजिस्टर्स की जगह यदि मैं इसको रिप्लेस कर दूं एक सिंगल रजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू होगी 12 ओम, देन दिस रजिस्टेंस 12 ओम, दिस रजिस्टेंस 12 ohm is called equivalent resistance of 5 ohm and 7 ohm। मतलब क्या हुआ, किन्हीं कॉम्बिनेशन वाले रजिस्टर्स को, दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं रजिस्टर की, ये सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, यदि उनको हम रिप्लेस कर दें किसी एक सिंगल रेजिस्टेंस से, शर्त क्या है, शर्त ये है कि इनके टर्मिनल्स के ऊपर जितनी पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इनके ऊपर भी होना चाहिए, जो सिंगल आपने रिप्लेस किया उसके टर्मिनल्स के ऊपर। साथ ही साथ में जितनी करंट उसमें फ्लो हो रही थी टर्मिनल्स में से, ए से बी की तरफ फ्लो हो रही, उतनी करंट यदि इसमें से फ्लो हो रही है, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, जो सिंगल रेजिस्टेंस जो जिसको आपने जिससे रिप्लेस किया है उन दोनों को, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब 12 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब समझे इस बात को, दो या दो से ज्यादा जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके कॉम्बिनेशन को यदि आप एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हो, लेकिन साथ ही साथ शर्त ये रहनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए टर्मिनल्स के ऊपर, और करंट भी सेम रहनी चाहिए, इसमें से जो करंट जा रही है इसमें भी वही जा रही है। पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पर है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसको जब रिप्लेस किया उसके बाद में भी आया, तो इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब तुल्य रेजिस्टेंस। वही बात हो गई कि मान लीजिए कोई जगह है, कंपनी है, उस कंपनी में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है, दो व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी में एम्प्लॉय हैं, तो उस कंपनी में जब दो व्यक्ति वो काम कर रहे हैं, तो यदि मैं उन दोनों की जगह एक एक सिंगल व्यक्ति ले आऊं जो उतना ही काम करता है जितना वो दो करते हैं, सब कुछ उतना ही काम करता है जो दो कर सकते हैं, तो हम क्यों ना मैं उसको रिप्लेस कर दूं। ठीक है, अच्छा रहेगा, वो दो जो ज्यादा जगह घेरेंगे, ठीक है, और उत्पाद मचाएंगे, तो उनकी जगह मैंने एक लगा दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, इफ टू और मोर देन टू रजिस्टर, टू और मोर देन टू रजिस्टर्स, टू रजिस्टर्स आर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन भी जरूरी है। ठीक है, इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन, कॉम्बिनेशन सीरीज, अभी तो हमने सीरीज का डिस्कस किया था, पैरेलल का भी हो सकता है। इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, if the combination of two or more than two, if the combination of two or more than two resistors can be replaced by a single
register by a single register so that, ठीक है, such that the potential difference between the terminals of combination and current through those terminals do not change, वो चेंज नहीं हो, ठीक है, then this single resistance is called equivalent resistor या equivalent resistance of that combination. ठीक है, ये बात हमने की, ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम क्या बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन दो प्रकार के होते हैं, मोटा मोटा तीन प्रकार के भी हम जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, we can combine resistors in series, parallel and their mixed combination. तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, पहला जो हम लिखेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हम देखें, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, बिल्कुल जी, सीरीज का मतलब क्या, सीरीज मतलब एक क्रमागत, एंड टू एंड, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो या दो से ज्यादा जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब इसका एंड खत्म हुआ दूसरे का एंड स्टार्ट हुआ, फिर इसका एंड खत्म हुआ दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इस प्रकार से एक सीरीज बन रही है, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इसमें करंट सेम होगी, सभी जो रजिस्टर्स है उसमें क्या होगी, करंट सेम होगी। तो हम इसमें लिखें, देखो इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड end to end such that the same current flows through each of them, ठीक है, such that the same current flows through each of them, ठीक है। this is called series combination, ठीक है, this is called series combination of resistors, series combination of resistors,
दिस कॉम्बिनेशन कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, अब एक बात और हम लिख लेते हैं, देखो एक बात हम और क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का। मान लीजिए आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू है R1 R2 R3, किसी एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसका जो स्विच है वो हमने पास ले लिया K। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको सपोज। ठीक है, अब इसका लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो क्यों ना हम ये बोलते हैं कि डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास 3 रजिस्टर्स हैं, एक का रेजिस्टेंस हमने बोल दिया R1, दूसरा जो रजिस्टर हमने बोला R2, और तीसरा रेजिस्टेंस हमने बोला R3। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज आप कंस्ट्रक्ट कर लेना। ठीक है, सपोज वी टेक 3 रेजिस्टेंस of the and their values are R1 R2 R3। मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 ओम है, इसका रेजिस्टेंस R2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R3 है, और ये रजिस्टर है, और इनको हमने एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स, ठीक है, एक सेल जोड़ दिया हमने, और ये हो गया अपने पास स्विच। ये हो गया अपने पास के स्विच हो गया, ये हो गया अपने पास बैटरी V वोल्ट की बैटरी यहाँ से, और ये हमने बोला A टर्मिनल एंड दिस इज B टर्मिनल। अब देखो ये हमने बोला सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। अब इसमें से जो करंट जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है इलेक्ट्रिक करंट, यानी इस प्रकार से अपने पास करंट जाएगी। सेम करंट जो है तीनों रजिस्टर्स में से जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये आई करंट जा रही है इसमें से। अब देखो, ठीक है, यदि मैं बात करना चाहूं इस रेजिस्टेंस की, R1 रजिस्टर की, ठीक है, R1 रजिस्टर की यदि मैं बात करना चाहूं, तो ओम के नियम से इस R1 रजिस्टर के ऊपर हम निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V1। ठीक है, फिर इसके ऊपर निकाल लेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस V2, और इसके ऊपर हम निकाल लेंगे V3। ठीक है, अब लिखेंगे, देखो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना होगा, IR1 होगा, V2 कितना होगा, IR2 होगा। ओम के नियम से हमें पता है V2 कितना होगा, IR2 होगा, और V3 कितना होगा, IR3 होगा। जी बिल्कुल होगा। ठीक है, एक बात और हम बोल सकते हैं, देखो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अभी हम नहीं ले रहे, हम ये मान रहे हैं कि ये आइडियल सोर्स है, आइडियल सेल है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कर दिया। इसका मतलब इसका जो EMF है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया था कि ये जो बैटरी है जिसका EMF E है, या हम बोल रहे हैं यहाँ पर V है, वो V ही इस V1 V2 V3 का अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, क्योंकि V एक्चुअल में दिखाता क्या है, V एक्चुअल में बताता है वर्क डन को, एक, ठीक है, एक कूलाम चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को सर्कुलेट करवाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है पूरे सर्किट में, दैट इज कॉल्ड द EMF। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वर्क होगा, R1 में यदि सर्कुलेट करवाना हो तो मान लीजिए यहाँ पर V1 है, यहाँ पर R2 में यदि सर्कुलेट करवाना हो तो मान लीजिए यहाँ पर वर्क डन करना पड़ा V2, यहाँ पर करना पड़ा V3। अब टोटल जो वर्क डन है वो इन तीनों वर्क डन के क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस V इक्वल टू कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा टोटल पोटेंशियल के इक्वल होगा।
जितना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, 3 रजिस्टर्स के ऊपर अपने पास 3 बार पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, V1 V2 V3, तो तीनों का क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है, ये होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे देखो V इक्वल टू होगा V की IR1 IR2, I को हमने कॉमन ले लिया, यानी हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। सही बात है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट याद करो, अभी अभी हमने बताया था 2 या 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन को। देखो यहां पर इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रजिस्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल रजिस्टर, इन तीनों को हम एक सिंगल रजिस्टर में इसको रिप्लेस करेंगे। देखो ठीक है, सिंगल रजिस्टर में हम इसको रिप्लेस करेंगे। देखना जरा ध्यान से, इसको हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस में हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास हो गया V वोल्ट की बैटरी, और ये अपने पास हो गया स्विच, और ये जो प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी, ये जो टर्मिनल वो होगा A, दिस टर्मिनल इज B। अब इसका जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट जो रजिस्टर है वो इस प्रकार से, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया R इक्विवेलेंट। ठीक है, या आप इसको S भी दिखा सकते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इसको हमने बोल दिया R इक्विवेलेंट S। ठीक है, तो अब देखो बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, by the concept of equivalent resistance, by the concept of इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लगाओ। देखो हमने बोला था कि करंट सेम रहेगी, करंट तो इसमें भी सेम रहे, तो इसमें ओम के नियम से हम क्या बोल सकते हैं कि V जो होगा वो होगा IRS। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे, देखो सॉरी ये इक्वेशन 1 इसको दो, 1 और 2 को आपका ये अपने पास क्या होगा, कंपेयर करोगे तो ये RS किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 R3 के। सो बाई कंपेयरिंग, ठीक है, बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, what we can say RS is equal to R1 plus R2 plus R3। मतलब इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम की। ठीक है, तो लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे देखो, तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, so the equivalent resistance in series combination is the sum of all individual registers। ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो इसको हम नोट कर लेंगे और एक इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, इसमें इसको नोट कर लेंगे स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब देखो आगे चलते हैं, इसमें और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। देखो नोट लगा के हमें और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलता है वो क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यदि मान लीजिए n रेजिस्टेंस हो तो फॉर n रेजिस्टेंस, बट फॉर n रेजिस्टेंसेस के लिए, n रजिस्टर्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं,
आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है, या आर एस बोल दें, कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, मान लीजिए n रजिस्टर, तो इनका कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नोट लगाकर एक इंपॉर्टेंट बात हम लिखेंगे कि क्या होगा, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, वो क्या आता है, डायरेक्ट सम आता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या हम बोलेंगे, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, क्या हम बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात, अब देखना जरा ध्यान देना इस बात पर, ये तीन रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3, इनका जब सम करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों का जब सम होगा तो जो वैल्यू आएगी मतलब RS के इक्वल आएगी, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा RS, वो इन तीनों रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आएगा ये, तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the equivalent resistance the equivalent resistance ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is larger than the largest individual resistor, individual resistance। ठीक है, ये हो गया अपने पास। एक बात और हम बोल सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो होता ही है। ठीक है, तो जो अपने पास हम बोल सकते हैं जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, V जो होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। ठीक है, फोर्थ हम क्या बोल सकते हैं, फोर्थ हम ये बोल सकते हैं, देखो V1 रेशियो V2 एंड सो ऑन जो होगा वो होगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो R4 रेशियो एंड सो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। और क्या बोलते हैं देखो, ठीक है, ये हो गया अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करंट क्या रहती है, सेम रहती है, करंट विल बी सेम इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो हम लिख सकते हैं, ये अपने पास हुआ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सेकंड लिखते हैं हम, सेकंड हम डालते हैं हेडिंग दैट इज, यहाँ पर कंप्लीट होता है, और सेकंड हम डालेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो सेकंड हम लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स।
ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स जो है, ठीक है, टू और मोर देन टू रजिस्टर, यदि एक किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, जोड़ दिए जाए, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मान लीजिए आपके पास तीन रजिस्टर्स हैं, तीनों को हमने किन्हीं फिक्स दो टर्मिनल्स के ऊपर जोड़ दिया, ठीक है। इस देखो हम लिख लेते हैं पहले, लेट, पहले इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। देखो if two or more than two such that पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, such that पोटेंशियल डिफरेंस remains same across each register। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास तीन रजिस्टर हैं R1 R2 R3, और उनको हमने कंबाइन कर दिया कुछ इस प्रकार से, यानी ये हमने बोला कि आपके पास, ये हमने बोला कि मान लीजिए ये एक रजिस्टर है, ठीक है, और इसको हमने कंबाइन कर दिया किसी दूसरे रजिस्टर के साथ, यानी ये अपने पास हो गया सेकंड रजिस्टर, ठीक है, और ये अपने पास हो गया थर्ड रजिस्टर। अब देखना जरा, ध्यान देना, क्या ये जो तीनों रजिस्टर हैं, ठीक है, क्या ये जो तीनों रजिस्टर हैं किन्हीं दो पॉइंट के ऊपर सेम जुड़ रहे हैं? देखो ए पर ये जुड़ रहा है, तीनों ए और बी के बीच में जो है वो सेम टर्मिनल्स पर, किन्हीं दो टर्मिनल्स के ऊपर जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इनको हमने करंट सप्लाई करने के लिए हमने बोल दिया बैटरी है, ये स्विच हो गया, ये V वोल्ट की बैटरी हो गई, और इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस हमने बोला R1 R2 एंड R3, ये अपने पास हुआ। अब देखना इसमें और सीरीज वाले में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, देखो जब यहां से करंट सप्लाई होगी, मान लीजिए इसमें करंट हुई I, ठीक है, तो ये करंट जो है यहां से बढ़ जाएगी, इसमें मान लीजिए I1 गई, इसमें मान लीजिए I2 गई, इसमें हो गई I3, ठीक है। करंट होगी डिस्ट्रीब्यूट, करंट सेम नहीं होगी, क्योंकि करंट को जो है वो अलग अलग पाथ मिल गए, अलग अलग पाथ मिल गए तो करंट अलग अलग जाएगी, और उस रेजिस्टेंस में करंट मिनिमम होगी जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है। मान लीजिए R3 जो है मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसमें करंट मिनिमम आएगी, ठीक है। करंट चूजेज मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। उसमें से जाएगी, सिंपल सी बात है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ज्यादा किस में होंगे, जिसमें जो हिंड्रेंस है, जिसमें जो अपोज है वो कम हो, सिंपल सी बात है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टर्मिनल्स जो हैं ए और बी, उन
उसमें से जो कॉम्बिनेशन है उसको रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से, उसको हमने बोल दिया पैरेलल में, हमने बोल दिया आरपी से, ठीक है। और यहां पर हमने बोल दिया बैटरी वी, और ये हो गया स्विच के। इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट आई है वो होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट जो है वो एक स्केलर या हम बोले टेंसर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है मतलब करंट का जो सम होगा वो डायरेक्ट अलजेब्रिक सम हो जाएगा, वेक्टर सम की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं यहाँ पर। तो I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही जो करंट है वो 3 भागों में बट रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो करंट क्या होगा, सेम ही होगी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में करंट भी सेम रहती है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, एंड ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस वाले में लगाएंगे, पहले वाले में क्या I1 इज इक्वल टू क्या V अपॉन R1 हो जाएगा, क्या I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 हो जाएगा, क्या I3 जो वो क्या V अपॉन R3 हो जाएगा, बिल्कुल ओम के नियम से यहां पर लगाएंगे, ठीक है। इन द सर्किट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या होगा इसमें इसमें हम बोले I इज इक्वल टू होगा V अपॉन RP, सही बात है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखो नाउ इसमें पुट कर देंगे I1 I2 I3 की वैल्यू, यानी I जो होगा वो हो जाएगा अपने पास V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन RP जो होगा वो होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहां से हम RP की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नोट लगाकर हम लिख लेते हैं, इफ देयर आर ओनली 2 resistors in parallel combination, then RP को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब मान लीजिए n रजिस्टर्स हैं तो क्या होगा, फॉर n रजिस्टर्स, हो तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन RT में सारे जोड़ देंगे, यानी 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन RN, सिंपल, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन के लिए भी हम नोट डालकर हम इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर ये आ गया ना, ठीक है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन RN, ठीक है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो यहां पर हम लिखें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो लोअर देन द लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, लोअर देन द लोवेस्ट वैल्यू ये लिखना पड़ेगा, ये लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, और ये होगा स्मॉलर, बोल सकते हैं स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सिंपल से उल्टा कर देना बस, और कुछ नहीं है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल वैल्यू, यहाँ पर क्या होगा, v तो सेम रहता है, बट यहाँ पर क्या कर देंगे, i जो होगा वो होगा i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस सोन in। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, i1 रेशियो i2 रेशियो i3 कर लेंगे। यहाँ पर हम करेंगे, देखो यहाँ पर होगा अपने पास i1 रेशियो i2 रेशियो i3 रेशियो सोन इक्वल टू होगा 1/r1 रेशियो 1/r2 रेशियो 1/r3 रेशियो एंड सो ऑन, ठीक है, ये हो गया अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फोर्थ हम बात लिखें, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, फोर्थ हो गया, ठीक है, 4 पॉइंट हो गए अपने पास। एक बात और देखो इंपॉर्टेंट, फिफ्थ की हम नोट करें, मान लो कि आपके पास जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, 2 रजिस्टर हैं, ये आपके पास 2 रजिस्टर हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसकी वैल्यू हमने बोला R1, इसकी हमने बोला R2, और इनको हमने जोड़ दिया V वोल्ट की बैटरी से, और इसको हमने बोला की लगा दी हमने V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। करंट मान लीजिए यहाँ से आई गई, यहाँ से करंट जो हम मान लीजिए I1 जा रही है, यहाँ से हम बोल रहे हैं I2 जा रही है, और ये जो टर्मिनल है इसको हमने बोला A एंड B। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो हम ये बोल सकते हैं I जो होगा वो होगा I1 प्लस I2 के इक्वल, पहली बात, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा दो नंबर, यानी इस पर भी V होगा, यानी जो V होगा वो होगा I1 R1, और यही इक्वल होगा I2 R2 के इक्वल होगा, ठीक है, सही है। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, I2 जो होगा वो होगा I1 R1 अपॉन R2, I2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो I जो आया I1 प्लस वो आया अपने पास I1 R1 अपॉन R2, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, I1 को हम लेते हैं कॉमन, ये आएगा अपने पास R1 प्लस R2 अपॉन कितना है R2, तो यहाँ से जो वैल्यू आई I1 की वो आया कितना आया IR2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये डायरेक्ट हमने बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इनको डायरेक्ट फॉर्मूले से याद करना है इसको, ठीक है। सिमिलरली I2 जो होगी वो होगी I, जैसे I2 इस यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस में करंट I2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल करंट I को लिखेंगे, ठीक है, और इसके अपोजिट में क्या है रेजिस्टेंस R1, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 और टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2, ठीक है। ये हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हम जो न्यूमेरिकल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे,
जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स डिस्कशन में लेते हैं वो एट द एंड ऑफ चैप्टर कंप्लीट करते हैं। हम लेते हैं टोटल क्वेश्चंस, हम लेंगे नीट के क्वेश्चन लेंगे, हम जेई मेंस के लेंगे, जे एडवांस के लेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, एडवांस के बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे पहले जल्दी से, और फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जो टॉपिक अपने पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंसेप्चुअल है। देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, अपोज। देखो, जैसा कि आपको पता है, क्या पता है आपको, आपको हमें आपने बताया था पहले भी, हमने डिस्कशन किया था कि जब किसी बैटरी को, जब किसी सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर और सर्कुलेट करती है, ठीक है। तो हम बात करें जैसे यहां पर सर्किट की बात करें, मान लो कि ये एक रजिस्टर है और ये अपने पास क्या है, एक सेल, और ये अपने पास है की, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया कि जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना, सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, इस प्रकार से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब है इस वायर में से इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इस प्रकार से, या एंड इसी प्रकार हम ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल से जो पॉजिट्रॉन है वो सर्कुलेट हो रहे हैं इस प्रकार से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। हमने बताया था कि आप पॉजिट्रॉन को, पॉजिट्रॉन की जो मोशन है आप इलेक्ट्रॉन की मोशन के जस्ट अपोजिट मान सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, इस प्रकार से, और सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन चार्ज वो सर्कुलेट हो रहे हैं, तो जैसा कि हमें बताया कि कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं या अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं। कोलिजन के कारण जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है, इसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है, जी बिल्कुल, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या है, अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयंस हैं, उनके साथ कोलिजन होती है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें जो
पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से सर्कुलेट होता हुआ, कोलाइड करता हुआ, कोलिजन आ रही है, उस कोलिजन को हमने बोला कि रेजिस्टेंस आर है, वो करता हुआ जब इस सेल के अंदर जाता है तो उस सेल के अंदर जो है क्या, उस सेल किससे बना होता है, सेल के अंदर होते हैं दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। उन इलेक्ट्रोड के बीच में जो पदार्थ भरा रहता है, जो मटेरियल भरा रहता है, जो सॉल्यूशन भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, विद्युत अपघटे। इस सॉल्यूशन में क्या होता है, अंदर जो है, ठीक है, हमने बोला कि यहाँ वायर है, वायर में जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं, करंट को हमने बोला कि इस प्रकार सर्कुलेट हो रही है, या हम बोले कि पॉजिट्रॉन इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अंदर जो है, अंदर वास्तव में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, अंदर जो वो आयंस फ्लो होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये हम बोले कि जैसे मान लो ये है अपने पास एनोड है, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार से आयंस आ रहे हैं पॉजिटिव आयंस, और यहाँ आ रहे हैं नेगेटिव आयंस, यहाँ आ रहे हैं क्या है, नेगेटिव आयंस, इस प्रकार से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन जब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, खत्म करेगा, तो यहां से इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जो आयन आएगा और वो आयन इसकी पूर्ति कर देगा, और बाहर तो सर्कुलेट होते हैं इलेक्ट्रॉन, अंदर सर्कुलेट होते हैं आयंस, ठीक है। पॉजिटिव आयन आएगा एनोड की ओर, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं अंदर, पॉजिटिव आयंस हैं, वो चलते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यह हम बोल सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज है वो चलते हैं हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, मोटा मोटा से बोल सकते हैं। हालांकि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो वो पैदा कहाँ हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट में हो रहे हैं, ठीक है। तो जब वो मूव करते हैं तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं, ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन अपोजिट फ्लो हुआ, ठीक है। अंदर क्या फ्लो हो रहा है, अंदर हो रहे आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी, ठीक है, करवाते हैं यहाँ पर नेगेटिव की, तो सर्किट इस प्रकार से कंप्लीट होता है, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर तो बाहर जो रेजिस्टेंस पैदा होता है वो तो होता है कंडक्टर के अंदर जो कोलिजन होती है उसके कारण, अंदर भी एक रेजिस्टेंस पैदा होता है जब वो आयन मूव करते हैं इलेक्ट्रोड की ओर, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के आयंस जो हैं जब वो इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, तो वो जो अपने पास जो आयंस हैं वो आयन क्या करते हैं, अंदर उस इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस हैं उनके साथ कोलिजन होती है इनकी, और उस कोलिजन के कारण पैदा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, क्योंकि सेल के अंदर है, इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड वो सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में एक बाधा हो रही है। तो टोटल हम ये बोल सकते हैं, सम अप हम करें तो हम ये बोल सकते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस present in the whole circuit. First resistance come into the picture because there is a collision, ठीक है, there is a collision of electrons with another electrons and the ions of the conductor. And second resistance come into the picture because inside the electrolyte there is a flow of ions, positive ions and negative ions, and during the flow of these ions they frequently collide with other ions and molecules of electrolyte, ठीक है। तो वो दो रेजिस्टेंस पैदा होते हैं, और उसमें से ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो सेल के अंदर पैदा होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इतनी सी बात है, रेजिस्टेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, किसका, सेल का। सेल के अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल जी आता है, सेल के अंदर जो आयंस होते हैं वो फ्लो होते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके जो मॉलिक्यूल्स आयंस हैं, ठीक है, जैसा कि हमने बताया था, ये अपने पास Zn जिंक की रोड है, यहाँ पर आयंस है Zn+2 Zn+4, कौन सा सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, Zn2+SO4 2- होता है,
ठीक है, SO4 2 माइनस, तो ये आयंस है कि नहीं है? तो ये आयंस में कोलाइजन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, लेड ऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड का भी हमने एक और सेल बताया था, आप देख सकते हैं अपना जो प्रीवियस लेक्चर है, जिसमें हमने बताया था मैकेनिज्म ऑफ बैटरी, कैसे सेल काम करता है, कैसे वर्किंग प्रोसेस होती है। ठीक है, वो हमने बताया था आपको। तो इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, और फिर हम चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, अब देखो लिखेंगे इसको। ठीक है, but inside the cell we know the positive ions flow towards the electrode of higher potential. The electrode of higher potential. The electrode of higher potential and negative ions
towards electrode of lower potential. And in the flow and while flowing, they collide. They do collision with the ions and molecules. Ions and molecules of electrode. And this phenomena and these collisions due to these collisions there is a rise of another resistance that take another resistance that is called internal resistance of cell because ठीक है as it rises because of the electrolyte present in between the electrodes of cell. ठीक है, ये अपने पास हो गया. ठीक है, अब इसको शो कैसे करेंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को. आपने बोला कि सर रेजिस्टेंस को तो यहाँ से इस जिगजैग्स जो अपने पास जो ब्रेकर है, ब्रेकर टाइप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, उससे हम शो करते हैं. तो इसके रेजिस्टेंस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को इसके सीरीज में हम जोड़ देंगे. सीरीज में ही जोड़ेंगे जी, बिल्कुल सीरीज में ही जोड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके सीरीज में ही हो रहा है. क्योंकि करंट जो सेम ही करंट फ्लो हो रही है ना उस लिक्विड से भी तो वही करंट जाएगी भाई. यही जो करंट है इसके सॉल्यूशन से जाएगी, इस इलेक्ट्रोलाइट से जाएगी, तो उसके सीरीज में ही तो पैदा हो रहा है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको शो करने के लिए. ठीक है, इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं देखो शो. इस सर्किट के अंदर ही हम शो करेंगे. देखो ये हो गया कैपिटल आर रजिस्टर और ये हो गया अपने पास सेल. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो वो इसको स्मॉल आर से हम शो कर देंगे और ये अपने पास हो गया स्विच. ठीक है, ये अपने पास हो गया, ये भी हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर ईएमएफ हो गया, ये हो गया. ठीक है, ये अपने पास हो गया ई और करंट हमने शो कर दी यहाँ पर आई करंट से. यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका ईएमएफ हम लिख लेते हैं ई इसका ईएमएफ. ठीक है, तो ये अपने पास होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है, कैसे आता है, आर से आता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसा कि हमने बताया भी था. ठीक है, और भी आगे डिस्कस कर लेंगे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. चलो नेक्स्ट टॉपिक हम यही कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हम बोले दी फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड.
ठीक है, पहला हम बात करें फर्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस। पहली बात तो हम इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, किस प्रकार का आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग प्रकार के आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। ठीक है, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के एसिड डाल सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन डाल सकते हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट लिया। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही ज्यादा कंडक्टिव नेचर का है, तो वो ज्यादा कंडक्ट मतलब उसका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। और वो मान लीजिए कोई अनदर इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट जो है इजीली क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। कई बार कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे आ सकते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम हो, जिनको रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो करंट क्या हो जाएगी, कम फ्लो होगी। तो ये हो सकता है। हम एक और बात करें कि इंटरनल रेजिस्टेंस और कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। मोर कोलिजन्स, मोर कंसंट्रेशन मीन्स मोर कोलिजन्स। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन मतलब जो सांद्रता है, जिसको हम बोलें कि मोलिक्यूल्स और जो आयंस है वो ज्यादा भर दिए। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, पानी कम है उस इलेक्ट्रोलाइट में, पानी कम है। और जो एसिडिक जो नेचर है उसकी, जो आयंस हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है, उनकी मात्रा ज्यादा कर दी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दी। ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे ज्यादा आयंस हो जाएंगे, ज्यादा मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, मतलब कोलिजन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो आयंस फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रोड की ओर वो ज्यादा कोलाइड करेंगे, फ्रिक्वेंटली कोलिजन होगी, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। थर्ड हम बात करें, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस और किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, हाँ, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड जो है ज्यादा डिस्टेंस पर है तो ज्यादा ट्रेवल करेंगे, ज्यादा कोलिजन होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जितनी ज्यादा दूरी पर इलेक्ट्रोड होंगे, जो आयंस है पॉजिटिव नेगेटिव, उनको ट्रेवल करने में उतनी ही टाइम लगेगा, उतनी ही डिस्टेंस को, ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल ट्रेवल करेंगे। और जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो बीच में जो मोलिक्यूल्स और आयंस है उनसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली कोलाइड करें, तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। फोर्थ हम बात करें,
देखो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक और इलेक्ट्रोड अपने पास ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये। तो इनका जो एरिया है, ठीक है, जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, मान लीजिए इसका एरिया ये वाला है, अब इसका एरिया मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया, तो इतना कर दिया तो इस वाले इलेक्ट्रोड का भी बड़ा होगा, ठीक है, दोनों बड़े हो गए, एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया तो स्पेस ज्यादा हो जाएगा जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जो कॉमन एरिया है इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का जो कॉमन एरिया है सेम सेम है, तो बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा भरना पड़ेगा, मतलब ज्यादा, इतनी इसकी जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो आयंस है वो इजीली फ्लो करेंगे, ठीक है, बिना किसी कोलिजन के। कोलिजन कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है कोलिजन नहीं होगी, कोलिजन होगी, बट जो है स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। वही बात है कि भीड़ कम हो जाएगी। मैं बोलूँ आपसे, मान लीजिए आपको इस प्लेस से दूसरे प्लेस, यहाँ से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, तो एक तो है संकरी सी गली है, ठीक है, उसमें से जाएंगे तो कोलिजन ज्यादा होगी। फिर मान लीजिए उस संकरी गली को थोड़ा चौड़ा कर दिया, वाइड कर दिया, वाइड करने से होगा क्या, जितने मान लीजिए लोग थे उसके अंदर, अब वो इजीली अपने पास थोड़ी जो स्पेस है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा, स्पेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा स्पेस, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। अब जो कोलिजन होगी वो कम होगी, तो कोलिजन कम होगी मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसीलिए यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, सिंपल सी बात। एक और इम्पोर्टेंट, टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो जो सॉल्यूशन होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, पतला होगा, कम होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है, कोई भी लिक्विड हो, हम उसको जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो हम ये बोलें कि जो विस्कोसिटी हम बोल रहे हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा हम गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, जो मोलिक्यूल्स हैं जो पास पास थे, ठीक है, जो पास पास थे, जो डेंस थे, वो दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो स्पेस है इजीली अवेलेबल हो जाएगा ट्रेवल करने के लिए, और जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। टू द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टू द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये अपने पास हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी। और हम वो क्या बोल सकते हैं, देखो, डिस्टेंस हो गया, कंसंट्रेशन हो गई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गई, और कॉमन एरिया हो गया, और टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इतना बहुत है। तो ये अपने पास हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट बात जो इनके बीच में रिलेशन की, ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है अपने पास कंप्लीट। अब हेडिंग डालते हैं हम नेक्स्ट। चलिए हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट। रिलेशन अमंग इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एंड
टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज बोल सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बात एक ही है। ठीक है, ये अपने पास एक लंबी सी हेडिंग है, ये अपने पास हो गया। अब देखो, हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, किन के बीच में रिलेशन है, तो आपके और न मेरे बीच में रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। सेल की कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सर्किट की कुछ फिजिकल क्वांटिटी, उसमें देखो क्या क्या है। मान लेते हैं अपने पास सर्किट को ड्रॉ करते हैं पहले। ये अपने पास हो गया एक सर्किट, इसका रेजिस्टेंस हम बोले लोड रेजिस्टेंस, और ये हमने बोला कि एक सेल है। ठीक है जी, ये सेल हो गया अपने पास, ठीक है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें शो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अभी तो हम चर्चा कर चुके हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, ये हमने इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया। ये हो गया अपने पास की, इसको हमने कर दिया ऑन, और ऑन करते ही क्या फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हमने बोला आर, स्मॉल आर, ये हो जाए कैपिटल आर, दिस इज द ईएमएफ ई, एंड ये अपने पास हो जाएगी करंट सर्कुलेट, दैट इज आई करंट। सिंपल सी बात है, ठीक है, हो गया स्टार्ट। ठीक, अब देखो, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किन के बीच में रिलेशन, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ईएमएफ मतलब ई के बीच में, internal resistance R, and the terminal potential difference. What is the terminal potential difference? What is the terminal potential difference? हम चर्चा कर चुके हैं थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज्यादा। EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करवाया था, ठीक है, याद करिए जल्दी से। हमने आपको बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, वो बताएंगे जरा, ठीक है। देखो, देखो, ठीक है, जरा याद करना एक बार। अब हम चर्चा करते हैं, देखो ईएमएफ क्या होता है, ठीक है, ईएमएफ के ऊपर चलते हैं। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। हमने बताया था कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ जो है, डेफिनेशन याद करना जरा, एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में, सारे सर्किट में एक चक्कर को घुमाने में किया गया जो कार्य है, वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद करना जरा, पूरे चक्कर, पूरे पूरे वायर में सर्कुलेट करवाने के लिए, ठीक है, पूरे वायर की बात कर रहा हूं मैं, सब टोटल आ गया इसमें, ठीक है। ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक ओवर, ठीक है, वंस इन ए साइकिल, फुल राउंड, ठीक है, फुल साइकिल, ठीक है, ये हो गया। तो ये होता है ईएमएफ। फिर सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, या हम ऐसे बोलें, सिंपल सी बात है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर एक कूलाम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए किया गया कार्य, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, इनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। देखो क्या है, ये क्या है, फ्रॉम ए टू बी, किसी एक टर्मिनल से
किसी एक पॉइंट से, किसी पॉइंट ए से कोई पॉइंट बी की ओर जब हम ट्रेवल करें तो किया गया कार्य। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, हमने बताया भी था पहले। देखो ये मान लो रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और ये अपने पास हो गया सेल, ठीक है, और ये अपने पास हो गया एक और रेजिस्टेंस बोल दिया हमने, इसको हमने बोल दिया आर। ठीक है, R1 बोल दो, R2 बोल दो, ठीक है, और ये हमने स्विच ऑन कर दिया। अब देखो ये सेल है, सेल क्या करता है, सेल क्या करता है, सेल एनर्जी देता है, किनको देता है, इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ है इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर के, इस कंडक्टर वायर के हैं, और उनके जब कोलिजन होती है, जब वो एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं, जो कोलिजन होती है, उन कोलिजन के अंदर जो बाधा उत्पन्न होती है, जो रेजिस्टेंस होता है, उनको हमने R1 R2 से शो कर दिया। बैटरी क्या करती है, सेल क्या करती है, सारे सर्किट में, ठीक है, बैटरी क्या करती है, बैटरी ये करती है कि सारे सर्किट में 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करवाएगी, और टोटल कार्य इसने मान लीजिए 10 जूल किया। 1 कूलाम को करने के लिए किया गया कार्य मान लीजिए 10 जूल है, तो इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है। अब यहां से यहां तक 1 कूलाम को फ्लो करने के लिए कितना कार्य करना पड़ा। अब कार्य कौन करेगा, कार्य तो बैटरी करेगी। इसका मतलब 10 जूल में से कुछ भाग इतने यहाँ आएगा, यहाँ पर कुछ अलग यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर अपने पास आया 5 जूल, यहाँ पर आया, ठीक है, और 5 जूल यहाँ पर आया। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो अपने पास क्या हुआ, 6 जूल है, यहाँ पर कितना हो गया अपने पास 4 जूल है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को पर ट्रेवल करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जो कार्य करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और टोटल जो कार्य करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो ईएमएफ एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस एक छोटी कॉन्सेप्ट है जो कहां से निकली है, ईएमएफ से निकली है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ इज द फादर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि जन्मा कहाँ से है, जन्मा तो ईएमएफ से ही है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेटा है, बच्चा है अभी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ जो है, ईएमएफ का बेटा, क्योंकि ईएमएफ से ही जन्मा है, तो इसे बोल सकते हैं। तो ये स्मॉलर कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ईएमएफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है जी, बिल्कुल। अब देखो हम ये बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात करें इस सर्किट की। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है वो अपने पास कैपिटल आर है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, और ये स्विच हमने कर दिया। ठीक है, ये ईएमएफ ई है। हम ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, पहले चर्चा करो, पहले हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है जी, कोई नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, आइडियल है। तो मान लीजिए इसका जो ईएमएफ है 10 जूल है, मतलब 1 कूलाम चार्ज को सर्कुलेट करवाने के लिए कितना कार्य करना पड़ रहा है, 10 जूल कार्य करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा, बिल्कुल करना पड़ रहा है, मान रहे हैं हम करना पड़ रहा है। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, उसको हमने बोला आर। अभी भी क्या 10 जूल ही करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा 10 जूल ही, करना ज्यादा करना पड़ेगा, सॉरी क्या होगा, अब ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा, स्मॉल आर आ गया। अब होगा क्या, देखो अब ईएमएफ ही मान लीजिए ई डैश है, या ई मान लेते हैं, ई डैश है, जो भी है, ठीक है, ई डैश है। अब क्या होगा, अब टोटल सर्कुलेट कराने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, मान लीजिए 15 जूल करना पड़ रहा है। ठीक है, कितना करना पड़ रहा है, 15 जूल करना पड़ रहा है। अब ये जो 15 जूल वर्क है वो इसमें वर्क प्लस इसमें वर्क दोनों में होगा, दोनों में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा दोनों में। मैं ये चाह रहा हूं कि इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इन दोनों पॉइंट, मतलब ये यहां पर ये पॉइंट सेम है क्योंकि कोई कंपोनेंट है नहीं, तो इन पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई नहीं रहेगा, घट जाएगा। पहले की बात करें जब आर था और ओनली एक ईएमएफ था, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस था ना इस आर के ऊपर, कैपिटल आर के ऊपर, जो पोटेंशियल डिफरेंस वी था, ठीक है, यहां से यहां तक सर्कुलेट कराने के लिए जो किया गया जो वर्क है वो ई के इक्वल आएगा। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल।
लेकिन इस केस में वो E के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी ये भी तो ले लेगा अंदर, सेल के अंदर ले लेगा एनर्जी। तो बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बाहर जो ईएमएफ हम बोले वो कम हो जाएगा। किस से कम हो जाएगा? इस E से कम हो जाएगा। ई डे से हम E से कम होकर के घट जाएगा, और घटकर जो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है V, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल्स के ऊपर, सेल के टर्मिनल्स के ऊपर जितनी वोल्टेज बनती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो E से कम ही आती है। ईएमएफ से क्या आती है? कम आती है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब कॉन्सेप्ट लगती है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट को सर्कुलेट करवाएं, अपने पास जो सेल है वो आइडियल ना हो, उसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तब इनके जो टर्मिनल्स हैं सेल के, तो उनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंस आएगी, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, कुछ जो वोल्टेज है, कुछ जो वर्क है, कुछ जो वोल्टेज है वो सेल खा लेगा, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो उसमें खर्च हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आती। तो यहां तक अपने पास ये हमने छोटी बहुत बात कंसेप्ट की। अब हमें फाइंड आउट करना है इनके बीच में रिलेशन, वो हम करेंगे। देखो, करंट आई फ्लो हो रही, ठीक है। when we close the circuit, then a cell of internal resistance small r and EMF, electromotive force EMF is E, which is, and it is connected external resistor of resistance कैपिटल R। ठीक है, if we close the key, the potential difference we know some potential drop, some potential drop occurs inside the cell across its internal resistance, across its internal resistance and and between the terminals of cell, voltage is reduced, voltage is reduced, voltage is reduced, reduce हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, एंड वी गेट, नाउ वी गेट टर्मिनल वोल्टेज V। ठीक है, यहां पर जो वोल्टेज आएगी, अब यहां पर जो वोल्टेज अब वो आ जाएगी V आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बात एक ही है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं A B पॉइंट हमने बोल दिया। तो यहाँ पर कितना V आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, इन दोनों के ऊपर V आ जाएगी, कैपिटल V हम बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, कुछ कुछ पोटेंशियल यहाँ पर भी ड्रॉप होगा। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, एज वी नो द EMF ऑफ ए सेल E is equal to the work done in carrying a unit positive charge the work done in carrying a unit positive charge in whole circuit, ठीक है, इज इक्वल टू, हम ऐसे ही बोल सकते हैं the work done in carrying unit charge against external resistance, against लोड बोल सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस, अगेंस्ट द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, इसको हमने बोला V। ठीक है, यहां पर आ गया V, यहां से प्लस वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज हम बोले, यूनिट चार्ज, ए यूनिट चार्ज against internal resistance of cell, इसको हम बोल देते हैं V डैश। ठीक है, ये हो गया अपने पास। थस हम ये बोल सकते हैं, देखो E इज इक्वल टू हो जाएगा V प्लस V डैश। क्या हमने किया है, ये जो इक्वेशन हमने लिख रहे हैं वो पहले भी हम लिख चुके हैं। ये बात कोई नई नहीं, ये बहुत पुरानी है, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम चर्चा कर चुके हैं। नाउ बाय ओम्स लॉ हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं जो V है, ठीक है, जो A और B के ऊपर आता है, ठीक है, यहां पर तो ये V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहाँ पर, और इन दो टर्मिनल्स यानी V जो है वो VAB है, और वो उस V को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल I इंटू आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि पोटेंशियल जो डिफरेंस है जो V है वो इस रजिस्टर के ऊपर है, यानी यहाँ पर है V, सही बात है, और V डैश कहाँ है, ये V डैश यहाँ है, ये V डैश कहाँ है, ये V डैश यहाँ है, जी बिल्कुल, ठीक है, ये V डैश है। तो V इक्वल टू आई आर, और V डैश क्या हो जाएगा, एंड V डैश कितना हो जाएगा, I इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां पर पुट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, यानी यहां से I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन ये E, ठीक है, बात एक ही है, कैपिटल E लिख रहे हैं ना हम ऐसे, तो यहां पर हो गया R प्लस आर।
यहाँ पर होगी करंट अपने पास, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस और इनके बीच में रिलेशन। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो ये V है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, R है, और यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, ये हो गया अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास E माइनस वी डैश, और V इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। एंड ऑल्सो हम देखो आगे और हम चर्चा कर सकते हैं, देखो और हम चर्चा करें, देखो साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं, एंड ऑल्सो देखो यहां से देखो आई इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन कैपिटल R, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहां पर पुट करो तो यहां से क्या होगा, देखो E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, और आई की जगह मैं लिखता हूँ V अपॉन R इंटू स्मॉल r, ठीक है। यहां से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो R इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा अपने पास, तो R ये हो जाएगा, और E बाई वी माइनस वन, ठीक है। तो ये एक रिलेशन एक और है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है रिलेशन, दिस इज द रिलेशन अमंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF ऑफ ए सेल। तो इस बात को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये अपने पास रिजल्ट आ गया है, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, लेकिन अभी और भी चर्चा करते हैं। देखो मान लो कि पहली बात, इफ इलेक्ट्रिक करंट, इफ सर्किट इज ओपन, इफ सर्किट इज ओपन, मान लीजिए सर्किट ओपन है, तो सर्किट ओपन है तो आई क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गई अपने पास, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। यानी ओपन सर्किट की जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये जो R के ऊपर है, वो किसके इक्वल हो जाता है, E के इक्वल हो जाता है, ठीक है। लेकिन सर्किट क्लोज कर दिया जाए, बट इफ सर्किट इज क्लोज, सर्किट इज क्लोज्ड, देन तो V जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना आ जाता है, E माइनस आई आर ही आता है, और वो लेस देन कितना है, E के, ठीक है, E से कम आता है, बिल्कुल। इसका मतलब कोई भी सेल जो रियल है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके लिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा E से कम ही आएगा, मतलब EMF से कम आएगा। सो फॉर रियल सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन to EMF. Yes, that is the relation between the internal resistance, EMF and the potential difference, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास होता है कंप्लीट, ठीक है। ये होता है अपने पास रिलेशन अमंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमने चर्चा किया आज इस लेक्चर में, ओके। बाकी हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेल के कॉम्बिनेशन की। सेल के कॉम्बिनेशन कंप्लीट होने के बाद में हम आगे चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर्स हैं, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, और आगे हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। और आगे लगभग 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, कोई भी आपके पास जो क्वेरी हो, उसको आप जो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा।
जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इस वाले चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स में, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जेई से रिलेटेड क्वेश्चंस, नीट से रिलेटेड क्वेश्चन, आगे हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, अदर प्लेटफॉर्म्स हम आपको अवेलेबल करवा दें कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर भी आप कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग लिक्विड डाइट एंड विटामिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।